मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत अपनी मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ाने में जुटा है। इसके लिए प्रोजेक्ट विष्णु लॉन्च किया गया। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के तहत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करेगा जो एक लॉन्ग रेंज और साथ ही साथ मैक 10 की स्पीड वाली मिसाइल होगी। इस प्रोजेक्ट ने शुरुआती टेक्निकल फेज में सफलतापूर्वक इसे पार कर लिया और अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी का इंतजार है ताकि फंडिंग और प्रोटोटाइप निर्माण को तेज किया जा सके। एक रिपोर्ट देखिए। रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक और मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार भारत। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत का बड़ा कदम। जल्द होगा सबसे रिफाइंड हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट। ETLDHCM की सफलता के बाद भारत के पास ये ताकत होगी कि वो कुछ ही मिनटों में चीन, पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला कर सके और उसका निशाना बेहद सटीक होगा। ये मिसाइल मैक 8 की अपनी अधिकतम स्पीड से 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है जो लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, मौजूदा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस स्पीड पर इसे रोकना लगभग असंभव है। यानी दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक पाने में सक्षम नहीं होगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज से लैस ETLDHCM 1000 से लेकर 2000 किलोग्राम वजन वाले ट्रेडिशनल या परमाणु वारहेड का इस्तेमाल करके दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। डेटा से पता चला है कि इसका पतला स्लेंडर एयरफ्रेम और वेवराइडर डिजाइन हवा में कम घर्षण पैदा करता है जिससे ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकती है। वहीं इसका इंजन लंबे वक्त तक हाइपरसोनिक स्पीड को बनाए रख सकता है जो फ्यूल को जलाने के लिए वायुमंडल से हवा खींचता है, इसलिए ये घातक है। इंजन का एक प्रभावशाली ग्राउंड टेस्ट पहले ही डीआरडीओ ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। ETLDHCM उड़ान के बीच में पैंतरेबाजी कर सकता है और ये गर्मी प्रतिरोधी सामग्री से बना है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है। जमीन, हवा या समुद्र से लॉन्च करने की क्षमता के साथ भारत के पास पहले कभी इतने रणनीतिक विकल्प नहीं थे, लेकिन अब भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक आगे चलकर मिसाइल की रफ्तार को मैक 10 तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इसमें वेरिएबल ज्योमेट्री एयर इनलेट्स लगाए जाएंगे जो हवा के फ्लो को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे। डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इस मिसाइल को तैयार किया गया है जो कि खास तौर पर घरेलू तकनीक के इस्तेमाल कर बनाई गई है। ये मिसाइल आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगी और दुश्मनों के लिए बेहद घातक भी। इस मिसाइल में क्षमता और शक्ति दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ रवि गुप्ता, पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ, जुड़ गए। इसके अलावा विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड इवनिंग आप दोनों को। बहुत शुक्रिया अभी इंडिया न्यूज पर आने के लिए। सबसे पहला सवाल प्रफुल्ल बख्शी सर आप ही से है, क्योंकि ये जो कदम सेना की तरफ से उठाया गया है इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है अभी के परिप्रेक्ष्य में? प्रफुल्ल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया है, शायद इसे ठीक कराने की जरूरत होगी। चलिए रवि गुप्ता सर, ये सवाल मेरा आपसे कि 5000 करोड़ की इसकी लागत है, अगर इसकी स्पीड और तमाम क्षमताओं को देखा जाए जो ये क्रूज मिसाइल डीआरडीओ बनाने जा रहा है, इसको किस तरीके से सर आप देखते हैं? नमस्कार खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जहाँ तक अपने जो क्षमताएं होती हैं, स्ट्रेटेजिक क्षमताएं, ये लगातार निरंतर बढ़ाते रहना होता है। और आज के समय में मिसाइल जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल तो बहुत देशों के पास है, लेकिन अभी तक भी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये किसी देश के पास अभी नहीं आ पाई है जो इसमें हम कहें कि पूरी तरह से सफलता मिल गई हो। कारण क्या है कि इस रफ्तार में जब हम पृथ्वी के वायुमंडल में हम चलेंगे 8 मैक की स्पीड पे,
तो उस समय हवा से इतना घर्षण उत्पन्न होता है, उसके कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे मटेरियल बना पाना जो इतने लंबे समय तक उच्च तापमान को झेल पाए, ये लगभग नामुमकिन होता है। अब इसकी मैं आता हूँ, ये तो इसमें तकनीकी जो क्षमताएं, जो कैपेबिलिटीज है, चैलेंजेस हैं, वो तो और भी बहुत सारे हैं। एरोडायनेमिक्स आपने कभी जिक्र किया कि हवा का ड्रैग कम करना होता है। कंबस्टर, जो इसका कंबस्टर है जिसमें सुपरसोनिक रफ्तार से कंबशन होगा, यानी वायु जो फ्यूल और हवा का मिश्रण उसके अंदर जब एक इंजन में चल रहा होता है तो उसकी रफ्तार भी सुपरसोनिक हो जाती है। और इसका अर्थ क्या है, आप समझिए कि जैसे कि हम एक भयंकर तूफान में दिया जला गए, बहुत मुश्किल काम होता है उस समय इग्निशन को मेंटेन करने का। ये तमाम टेक्नोलॉजीज पिछले 10 वर्षों में डीआरडीओ ने मास्टर की हैं और बनके तैयार हो चुकी हैं। हमारी इन टेक्नोलॉजीज में पूरी पकड़ आ चुकी है। अब खाली यह है कि इसको इंटीग्रेट करके एक मिसाइल की शक्ल देना है, जिसके लिए कि नया प्रोजेक्ट हम कैबिनेट सैंक्शन करने की फिराक में है, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है जी। अब इसकी क्या इसका अर्थ होगा हमारे सेनाओं के लिए, हमारी क्षमताओं के लिए। देखिए, आज की तारीख में किसी देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है जो 8 मैक की, यानी ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक उड़ते हुए किसी मिसाइल को मार गिराए। बहुत से देशों के पास तो उसको डिटेक्ट करने की भी क्षमता नहीं है। उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब वो मिसाइल आ गया, बिना डिटेक्ट किए उनके पास पहुंच चुका होगा। बिल्कुल, तमाम खासियत के साथ है। यही बात रवि सर हम कर भी रहे थे, हम आगे भी और भी बातचीत करेंगे। अब मैं चर्चा में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर को भी लाना चाहूंगी। प्रफुल्ल सर, जो ये डीआरडीओ बना रहा है, इसको आप सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं? इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है? क्योंकि 5,000 करोड़ की लागत है, ये अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ये बनाया जा रहा है, इसकी कितनी जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय में इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको भारतीय सेना में अगर शामिल करने की बात आ रही है तो। खुशबू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, क्रूज मिसाइल कोई नई चीज नहीं है। क्रूज मिसाइल आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही। जो V1 रॉकेट था, वो जो फ्लाइंग रॉकेट, वो एक्चुअली क्रूज मिसाइल थी सबसे पहली। क्रूज मिसाइल का बेसिकली फायदा ये होता है कि ये लो लेवल पे क्रूज करती है। लो लेवल पे एक तो डिटेक्शन डिफिकल्ट होता है और इंटरसेप्शन डिफिकल्ट होता है। अगर डिटेक्शन तो हो भी जाए, पर अगर उसकी स्पीड ठीक है तो इंटरसेप्शन भी होगा। पर अगर स्पीड आप सुपरसोनिक कर दीजिए, मैक 3, मैक 5, मैक 8, 10,000 किलोमीटर पर आवर, तो फिर इंटरसेप्शन प्रॉब्लम हो जाती है। यू कैन नॉट इंटरसेप्ट। किससे इंटरसेप्ट करोगे? आपको वो रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा। बाय द टाइम यू डिटेक्ट इट, इट इज ओवरहेड यू एंड इज गॉन। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये आती है इफ द मिसाइल, क्रूज मिसाइल इज वेरी फास्ट। सुपरसोनिक, ब्रह्मोस ने इनके दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये जो आप ये जो विष्णु प्रोजेक्ट, जो ETLDGS आ रही है, एनहांस टेक्टिकल लॉन्ग रेंज लो लेवल जो आ रही है मिसाइल, ये आपको मान के चलिए ना एनिमी डिटेक्ट कर पाएगा इसको, और डिटेक्ट अगर मुश्किल से डिटेक्ट कर भी जाएगा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम आती है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि इट इज नॉट ओनली एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, बट एक्सट्रीमली एक्यूरेट। तो इसमें जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, आपके फाइटर्स गए। देखिए, अब आप लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर आपने एनिमी के एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, एनिमी के टारगेट गिरा दिए, कन्वेंशनल वॉर हेड है, 1000 किलोग्राम बॉम्ब या 2000, ये हमने ड्रॉप किए हुए हैं। अब 1000 किलोग्राम क्या होगा? 2 बिल्डिंग को तोड़ेगा, हाँ, है या 3 घंटे कर देगा। इससे क्या आप लड़ाई तो जीत नहीं सकते, हाँ, क्योंकि अगर आपने तोड़ा उनके टारगेट तो वो 3 हफ्ते के अंदर फिर बना देंगे, क्योंकि सीजफायर हो जाएगी। फिर आप वही बात का रिपीट करेंगे। ये लड़ाई फायदा तब होता है जब आप इनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करो और उस टाइम इनकी एयरफील्ड कोई ऑपरेट ना कर पाए और आपकी आर्मी आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम, तब आपकी जीत होती है। तो ये अब सदैव होता रहेगा। आप पाकिस्तान के टारगेट डिस्ट्रॉय करते रहोगे, सीजफायर हो जाएगी, वो फिर बना देंगे। पैसे की कमी नहीं है उनको। और बिल्कुल प्रफुल्ल सर, आप ये सही कह रहे हैं। अभी बहावलपुर से कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर कुछ आतंकवादियों को देखा गया था। वो कह भी रहे थे कि भारत से अब बदला लेंगे, जिहाद और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वो हो भी रहा है, इसलिए भारत को शायद इसकी जरूरत भी है। रवि गुप्ता जी, जी जी,
रवि गुप्ता जी, कहीं ना कहीं सर देखिए, जो बात प्रफुल्ल सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आपको अब उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि अगर आप एक बार खत्म करें तो वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाए, दोबारा उठने की गलती ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमने भले ही तमाम आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया, लेकिन देखिए ये पाकिस्तान वापस से उठने की कोशिश तो कर ही रहा है। बहावलपुर से वो तस्वीरें भी सामने आई थी। बेशक खुशबू जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि युद्ध की जो टेक्निक्स हैं और जो क्षमताएं हैं ये तो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं और कभी भी इसका अंत कभी नहीं होता। तो आज मान लीजिए कि आपने किसी एक अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म भी कर दिया, शत्रु दूसरे पैदा हो जाएंगे। आज मैं पाकिस्तान बेशक हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहा है, बार बार इसने हमारे देश पर हमला किया है और मात खाई है। हमारे बहादुर सैनिकों के शौर्य के कारण हमने उनको हर बार मात दी है, चाहे 1948 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो, 1998 हो, या अभी आपका जो बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर उसके बाद सबसे जो लेटेस्ट है ऑपरेशन सिंदूर हो। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें खाली एक पाकिस्तान को केंद्रित करके ही नहीं चलना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1971 के युद्ध में क्या हुआ था। हमारी सेना, हमने बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था उस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन हमें धमकाने के लिए अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी। हमें उस इवेंचुअलिटी के लिए भी, मैं नहीं कहते कि हम किसी देश विशेष के साथ हमारा कोई शत्रुता है, अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, लेकिन ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, ये इसमें बहुत बड़ा एक डेटरेंस करता है, यानी किसी देश की हिम्मत नहीं होगी। अगर 1971 में भारत के पास ऐसे मिसाइल होते, अग्नि जैसे मिसाइल होते, हाइपरसोनिक मिसाइल होते, आकाश जैसे मिसाइल होते, तो कि अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने इतने महंगे जहाजी बेड़े को हमारे क्षेत्र में धमकाने के लिए भेज सके। तो डेटरेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी एक देश विशेष का नाम लेकर के हम कहें कि अमेरिका, चीन है या पाकिस्तान है, कल क्या होगा, समय कैसा आएगा, कौन हमारा दुश्मन बन जाएगा, हम नहीं कह सकते। तो हमें पूरी तरह से क्षमताओं के साथ लैस रहना पड़ेगा और इस मामले में डीआरडीओ निरंतर काम करता रहता है। हमारी जो टेक्निक्स हैं, सब चीजें पब्लिक में डिस्कस नहीं की जाती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है हम लगातार काम करते रहते हैं। और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, आज ये हमारे पास, मैं समझता हूं कोई और देश है नहीं जितना हम अपने अग्रणी देशों में, सबसे आगे वाले देशों में है। हमने इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और आने वाले कुछ सालों में ही 2027 या 28 तक ये हमारे सेना में शामिल होने के लिए लगभग तैयार हो जाएगा। और खाली ये बात जो सर आपने कही ना रवि सर की, कहीं ना कहीं हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर हम देखें ना पिछले कुछ सालों में सिर्फ अगर हम देखें तो साउथ एशिया में कितना कुछ बदला है। भारत के संबंध बाकी देशों के साथ कैसे बदले, आप देखिए ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम देशों के साथ संबंध बदले हैं, अमेरिका के साथ बदले, पाकिस्तान के संबंध किस तरीके से तमाम देशों के साथ बदले, अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान के रिलेशन हो चुके हैं, अमेरिका से क्या हो चुका है। तो ये बात जो सामने आ रही है प्रफुल्ल सर कि आपको अब इन तमाम सिनेरियो को देखकर, सोचकर, समझकर तैयार रहना होगा कि कोई अपना नहीं है। मतलब अब लड़ाई होगी तो हर देश हो सकता है आपके अगेंस्ट चला जाए, और आपको उस हिसाब की तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड देख लीजिए, वही हिस्ट्री है जो दो दुश्मनों ने, दो दोस्तों ने स्टार्ट करी लड़ाई, रशिया और जर्मनी ने, हैं, और वो उन्होंने पोलैंड को बांट के खाया और फिर दुश्मन हो गए एक दूसरे के। ये तो साफ गेम चलता रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। यहाँ पे आपको ये पाप पुण्य, सही गलत, ये सब छोड़ के देश के हित में बात सोचनी पड़ेगी कि आपके देश की हित की बात क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम पाकिस्तान कर रहे हैं। बेसिकली इस मिसाइल का फायदा तब होगा कि जब चाइना बांग्लादेश के साथ मिलके जो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे दखल देने की कोशिश करेगा या और गेम खेलेगा, तब आपकी ये मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स काम आएंगी। तो रेडी रहना पड़ेगा। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपने इतनी घातक मिसाइल ली है तो आपकी डॉक्ट्रिन चेंज भी होनी पड़ेगी। ये नहीं कि पहले हमें हमला होगा फिर हम हमला करेंगे, ये बात सब भूल जाइए। आपको पता चल जाए कि हमला होने वाला है, एक हफ्ता पहले हमला करिए, तब आपको फायदा होगा। नहीं तो अगर आदमी सतर्क हो जाएगा, उस जगह से अपनी मिसाइल बेस हटा देगा, सिलोस हटा देगा, तो फिर आप चाहे कितनी भी एफिशिएंट मिसाइल भेजते रहिए, रिएक्शन टाइम होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, आरएमए, जिसका कि अभी हम जिक्र हो रहा था, उसको देखते हुए
हमारे को अपनी नीतियां बदलनी होगी, मेथड ऑफ वॉरफेयर चेंज करना होगा। हमको ये नहीं कहना होगा कि जब तक कोई पहले हमला ना करे तो हम हमला नहीं करेंगे। हमें अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर भी चेंज ला सकते हैं हम, क्यों नहीं? जरूरी थोड़ी है कि सेकंड स्ट्राइक पर ही आप रिएक्ट करें। आजकल मैं बता रहा हूं, उनकी भी अभी तो चाइना ने पास ये मिसाइल उसके बराबरी की है जो हम बना रहे हैं, और हमारा तो 20 अभी तो कुछ साल लगेंगे ये मिसाइल आने में। रशिया चाइना के पास है, व्हाट इज द गारंटी दैट पाकिस्तान के पास नहीं आ जाएगी? वो लीज पे ले लेंगे पूरी की पूरी यूनिट्स, सऊदी अरेबिया इनफ पैसा दे देगा पाकिस्तान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि हमको अब देखना होगा और उसी तरीके से काम करना होगा, वेपन्स को डिप्लॉय करना होगा, नीति चेंज करनी होगी और सतर्कता दिखानी होगी। आई थिंक वी हैव टू नाउ मेक श्योर कि हमारे को अब ये सारे चेंजेस हम जल्दी से जल्दी लाएं। हम सिर्फ टेररिज्म को और फाइटिंग टेररिज्म पे तो हम अटके हुए हैं, उसके आगे भी हमको बढ़ना पड़ेगा। टेररिज्म का आका पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी को अगर आपको ध्वस्त करना है तो सिर्फ ब्रह्मोस से नहीं रुक जाना चाहिए था, हमको और आगे करना चाहिए था। इस समय अगर आपने जीएचक्यू हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता तो बात दूसरी होती जी। पर हम कहते हैं नहीं, हम मिलिट्री पर अटैक नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं, वो उनके आका थे, वो तो वो बात हुई है। तो मैं अगर डाकू को ट्रेन करके लॉन्च कर रहा हूं तो सबसे पहले अटैक मेरे पे होगा। तो ये हमारे को सब सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। टू मच ऑफ इमेज बिल्डिंग को थोड़ा कंट्रोल रखना। ठीक है सर। अच्छा रवि गुप्ता जी, सर ये भी बताइए कि डीआरडीओ जब इस तरह के बड़े फैसले लेता है तो ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो फैसला जो है वो पूरी तरह से सही हो, क्योंकि आप कई बार जब डिसीजन लेते हैं तो उसके कई एस्पेक्ट सामने आते हैं। अगर इस तरह का डिसीजन लिया गया तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट सामने आएंगे, किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं और क्या सबसे पॉजिटिव रह सकता है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जब इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो बहुत सी बातें, मैं एक जनरल बात बताता हूँ कि हम जो डीआरडीओ का काम करने का तरीका है कि हम आज उनके तरीके लिए हम टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, और विकास इसमें लगने वाली दर्जनों टेक्निक ऐसी हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। हमने गत वर्ष और उनको पूरी तरह मास्टर कर लिया है। अब टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद अगला कदम होता है। सर मैं आती हूँ आपके पास और आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। प्रफुल्ल बख्शी सर, कुछ आप कहना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं ये जो मेरा सवाल था ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए सर, पिछले कुछ समय में हमने देश में देखा है कि रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से तमाम बदलाव जो है वो सामने आए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, रक्षा के क्षेत्र में बदलाव बहुत आए हैं सामने और आ रहे हैं, क्योंकि खुशबू जी हमने अपनी नीति चेंज करी है। अब हम लंबिता की तरफ बढ़ रहे हैं और एब्सोल्युटली हमने उसको नेशनल पॉलिसी बना दिया है कि हमको इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम करना है। तभी डीआरडीओ देखिए कहाँ, पहले डीआरडीओ को जब कावेरी इंजन बन रहा था तो और अरुणाचलम को होक्स बोलते थे। मैं साउथ ब्लॉक में था उस टाइम, और उस टाइम उसको अखबारों में होक्स लिखा, सुर्खियों में आया था। वो कहाँ दिन और ये कहाँ दिन। अब देखिए, अब सब सलूट करते हैं डीआरडीओ को, क्योंकि डीआरडीओ को चांस दिया गया, उनको नीति बदली गई, माहौल चेंज हुआ। ये हमको साथ ही साथ करना है और तभी थिंकिंग के हमको वेपन्स के बारे में सोचना है कि हमको कौन सा वेपन चाहिए और क्यों चाहिए। और इसके लिए ये दैट्स व्हाई वी टॉक ऑफ दिस मिसाइल। और ये मिसाइल की बात ही नहीं आ रही, अब एयर लॉन्च की बात आ रही है, लैंड लॉन्च एंड सी लॉन्च। अब ये बात आएगी, कौन फिर एयर लॉन्च में आएगा, किस एयरक्राफ्ट के ऊपर करेगा, फिर बात होगी कौन सा एयरक्राफ्ट होगा, वेदर इट इज केपेबल और नॉट, और आर वी मेकिंग इट और नॉट। तो सारा का सारा अब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में। वो ही जब तक नहीं आएगा तब तक हम पीछे ही रहेंगे। अभी तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारी है एयरक्राफ्ट इंजन। थैंक गॉड हमको बिकॉज ऑफ अब्दुल कलाम साहब ये रॉकेट इंजन एंड मिसाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी पे हम आगे बढ़ गए हैं, बट एयरक्राफ्ट इंजन के पीछे अभी भी बैठे हुए हैं। ये हमारे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसको इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
I think we are making a very good progress, especially after this missile has been thought of. अब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है CCS के पास बात गई है. I hope they realize it and give it a thumping start. तो जल्दी हो जाएगा. In fact, it should be given a A1 category start, तो ताकि हम जल्दी से जल्दी हमको ये हासिल हो. Otherwise, let me tell you one thing. जी पाकिस्तान will soon have it. मिल जाएगा उसको. ठीक है चाइना सर। देगा उसको. आप ठीक है सर। ध्यान रखिए. और चाइना अब वो मिस्टेक नहीं करेगा जो MQ9 में कर दी उसने. I mean जो उसने H9 में. ये बात तो देखिए प्रभु सर, बात तो सही है कि हर देश का जो प्रोस्पेक्टिव है वो बदला है देखने का, और जो नजरिया है वो बदला है, क्योंकि अब ये बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि ये पहले वाला भारत है नहीं, ये तो घर में घुसकर मारने वाला भारत है, और ये बिल्कुल नया नॉर्मल है जो कि भारत लगातार कहता भी है. आती हूँ आपके पास रवि गुप्ता सर, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात भी पूरी करें और साथ ही साथ ये भी बताइए कि DRDO के लिए ये कितनी बड़ी बात है इस तरह के क्रूज मिसाइल को बनाना, क्योंकि अब जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी हैं पिछले कई सालों में DRDO पर. जी हाँ, बेशक. देखिए, मैं उस समय बताया था कि जो DRDO में इतने बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें पहले टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट लेके. फिर जब हमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना होता है तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यानी जब तक किसी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं आती तब तक वो प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होता. अब वो चीज आ चुकी है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, और मुझे पूरी आशा है कि सरकार इसके लिए धन मुहैया कराएगी. 5,000 आपने बात की करोड़ की, अभी पता नहीं कितना मांगते हैं, कितना किया जाता है, लेकिन 5,000 करोड़ देश की सुरक्षा के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत मामूली रकम है, वो भी खास तौर से ऐसे मिसाइल को बनाने के लिए जो दुनिया में किसी के पास नहीं है. अब रही बात आपका इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपके, तो अभी हमने बहुत डिस्कस किया ही है कि कितना ज्यादा यह अहमियत रखता है DRDO के लिए भी. वो DRDO का, क्योंकि DRDO एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ये जो इस प्रकार की क्षमता हासिल करना, टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये DRDO के लिए बहुत बड़ी बात है. इसके लिए मैं अपने साथी वैज्ञानिकों को सैल्यूट करता हूँ, और साथ ही जो इसके साथ हमारे जो सेना के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक मिलजुल कर काम किया जाता है टीम वर्क की तरह से, तो पूरा साथ उनका रहा है, और हमने मिल करके ऐसी तकनीक विकसित की है, एक तो जिसका कोई किसी और देश के पास अभी तक इस लेवल तक की तकनीक नहीं आ पाई है. और दूसरी बात यह है कि इसका एक बार जब ये सेना में शामिल होगा तो किसी के पास इसका काट नहीं होगा. जब एक ऐसा मिसाइल, ऐसा हथियार हमारे पास होता है कि दुनिया में कोई इसको रोक नहीं सकता, तो ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस बन जाती है. डेटरेंस का मतलब कि किसी देश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें हमला करने की सोच सके या हमें धमकाने की सोच सके, धमकी दे सके, जैसे 1971 में अमेरिका ने धमकी दी थी, जिसके कारण हमें अपना कुछ बदलाव करने पड़े थे. तो ये बहुत बड़ी बात होती है. डेटरेंस होना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद भी अगर कोई करता है, डेटरेंस जब भी काम करती है, जैसा कि विंग कमांडर बख्शी साहब ने कहा कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए. आज सौभाग्यवश हमारे देश की सरकार में इच्छा शक्ति भी है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट तेजी से सैंक्शन होते हैं और हमें धन मिल पाता है, इसके लिए परमिशन मिल पाती है. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हमने अग्नि का, आपने अभी दिखा रहे हैं अग्नि मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल, जिसको अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, ये हमने इसका पहला परीक्षण 2012 में किया था, 19 अप्रैल को. वो पहली बार परीक्षण किया गया था. उसके साथ ही हमने बहुत सी क्षमताएं हासिल कर ली थी. उदाहरण के लिए किसी सैटेलाइट को मार गिराने की बेसिक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेकिन उसको बनाने की जो परमिशन है वो हमें 2018-19 में मिली जाकर के इस सरकार के चलते हुए, और हमने उसको 1 साल के अंदर ही बना के दिखा दिया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बना चुके थे सारी की सारी. एक प्रोटोटाइप बनाने वाली बात थी, और हमने 27 मार्च 2019 को हमने उसका सफल परीक्षण करके दिखा दिया कि हम एक लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए एक सैटेलाइट को हमने मार के गिराया. बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी क्षमता है. हाँ बिल्कुल सर, और ये उपलब्धियों का ही दौर है. अब DRDO कई सारी उपलब्धियों की ओर बढ़ा है, और ये भी एक अग्रिम ये क्षण होगा जब हम देखेंगे कि किस तरह से DRDO इसे बनाने में कामयाबी पाता है. बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए. तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज. एसोसिएट स्पॉन्सर